सविता अपनी 3 बेटियों के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। जैसे ही वे थोड़ी आगे चलती है तो पीछे से एक आवाज़ आती है। कोई व्यक्ति उनसे कहता है कि मैडम 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो। जैसे ही सविता पीछे मुड़कर देखती है तो सामने और कोई नहीं, उसी का पति खड़ा हुआ था, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। दाढ़ी बड़ी हुई थी, फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े उसने पहने हुए थे और देखने से लग रहा था कि लगभग 2-3 महीने से इसने कुछ भी नहीं खाया है। उसके पैर में चोट भी लगी हुई थी। अब उसकी इस हालत को देखकर माँ बेटियों से रहा नहीं जाता और उसके बाद वह करती है कुछ ऐसा जिसे आप लोग सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की ये घटना छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ के रामपुर में एक सविता नाम की औरत रहा करती है, जिसके पति का नाम कुमार है। कुमार और सविता एक घर के अंदर बड़े ही प्यार से रहा करते हैं। उनके पास कुछ पुश्तैनी ज़मीन है और पुश्तैनी ज़मीन पर खेती करके उनके घर का गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाता है। इसी तरह से बड़े प्यार के साथ दिन कट रहे थे, लेकिन तभी वो कहते हैं ना कि किसी की नज़र लग गई इनके प्यार को। ऐसा ही कुछ इनके साथ होता है। सविता प्रेग्नेंट थी और उससे एक लड़की को जन्म होता है। जैसे लड़की होती है तो इस बात का ब्लेम कुमार सविता के ऊपर डाल देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ये लड़की पैदा हुई है, वरना मेरे भाई की तरह मुझे भी लड़के पैदा होते। इसके बाद जो सविता उसे समझाती है, बुझाती है और कुमार समझ भी जाता है। कुछ दिनों बाद सविता एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बार भी लड़की ही पैदा हुई थी। अब दूसरी बार जब लड़की पैदा होती है तो कुमार फिर से सविता के ऊपर भड़क जाता है और उससे कहता है कि ये तेरी ही गलती है, वरना मेरे भाई की तरह मुझे भी लड़के पैदा होते। लेकिन सविता इस बार भी उसे समझाने की कोशिश करती है और 2-3 दिन बाद कुमार समझ भी जाता है। इसके बाद तीसरी बार फिर से सविता प्रेग्नेंट होती है और इस बार भी जब जन्म होता है तो एक बच्ची पैदा होती है। ऐसा करके सविता से 3 बच्चियों का जन्म हुआ था और जैसे ही कुमार को 3 बच्चियां हो जाती है तो अब कुमार बेकाबू सा हो जाता है, अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगता है और उखड़ा उखड़ा सा घर के अंदर रहा करता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, वह अपने भाई के पास जाया करता और उसका भाई उसे उल्टी सीधी बातें सिखाया करता। उन बातों को सीखने के बाद वह अपनी पत्नी से लड़ाई करता और लड़ाई होने के बाद वह घर से बाहर चला जाता है और शराब पीने लगता है। धीरे धीरे वह शराब का कुछ ज़्यादा ही आदी हो जाता है और शराब पीने के कारण वह कहीं कमाने के लिए भी नहीं जाया करता, अपनी खेतीबाड़ी को भी ध्यान में नहीं रखा करता और धीरे धीरे करके जो भी पुश्तैनी ज़मीन थी उस सभी को उसने बेच दिया था। तो अब घर में माहौल ऐसा था, जो सविता है वो बाहर कमा कर लाया करती, अपनी बच्चियों को एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया करती और अपने घर का भरण पोषण किया करती। इधर जो कुमार है वो शराब के नशे में धुत रहा करता और जब भी उसे मौका मिला करता सविता पर हाथ उठाया करता और उससे लड़ाई किया करता। बच्चियां बड़ी हो रही थी। जो बड़ी लड़की थी वो 8वीं क्लास में पढ़ा करती थी। तभी एक दिन जो सविता है वो मजदूरी करके कुछ पैसे लेकर आती है और वह सोच ही रही थी कि इन पैसों से बच्चों के खाने के लिए कोई सब्जी वगैरह लेकर आऊँगी। लेकिन तभी ये बात कुमार को पता चल जाती है और कुमार घर के अंदर आकर सविता से लड़ाई करने लगता है। अब जो बड़ी बेटी नीरू थी उसे यह बात बहुत ही गलत लगती है। 8वीं क्लास में हो गई थी, लड़कियां धीरे धीरे जवान हो रही थी, तो वह अपनी मां की ओर लेते हुए अपने पिता से विरोध करती है। लेकिन उसका पिता जो पहले से थोड़ी सी शराब पिए हुआ था, वह ज़मीन से एक पत्थर उठाता है और अपनी बेटी के सर में दे मारता है। उसके बाद इस चीज़ को देखकर सविता एकदम से भौचक्की सी रह जाती है और जो कुमार है उसके हाथों से पैसों को लूटकर शराब पीने के लिए चला जाता है। अब सविता जैसे तैसे करके अपनी बेटी को रिक्शा में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाती है और हॉस्पिटल के अंदर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाती है। जो डॉक्टर थी वो कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, हल्की फुल्की चोट है, ठीक हो जाएगी। टाँके वगैरह लगा देती है, पट्टियाँ कर देती है और उसके बाद एक पर्ची पर कुछ दवाई लिख के सविता के हाथ में थमा देती है और कहती है कि ये दवाइयाँ तुम बाहर से ले लो, वहाँ पे तुम्हें दवाइयाँ मिल जाएंगी। सविता कहती है कि ये दवाइयाँ कितने रुपए की आएंगी डॉक्टर साहिबा? तो डॉक्टर साहिबा बताती है कि ये दवाई ज़्यादा की नहीं है, लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये की आएंगी। अब जैसे ही 2,500-3 हज़ार रुपयों का नाम सुनती है सविता, तो उसके बाद सविता वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगती है। जो डॉक्टर साहिबा थी उनका नाम था कामनी। कामनी उससे पूछती है कि ऐसी क्या बात हुई जो तुम इस तरह से रो रही हो? उसके बाद सविता अपनी पूरी कहानी उस डॉक्टर साहिबा को सुनाती है। अब सविता की कहानी को सुनने के बाद जो महिला डॉक्टर थी कामनी, वह कामनी सविता से कहती है कि चलो तुम्हारे साथ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो तुम बेझिझक मुझे बता सकती हो, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति से भी तुम्हें छुटकारा दिला दूंगी। अगर तुम चाहती हो तो तुम मेरे हॉस्पिटल में एक पियून की जगह खाली है, यहाँ पे साफ़ सफाई करनी होगी और जो भी मैं बोलूँगी वो काम करना होगा। इसके
एवज में मैं तुम्हें कुछ सैलरी भी दे दिया करूँगी। इस बात को सुनकर जो सविता है वो एकदम से खुश हो जाती है और कहती है कि डॉक्टर साहिबा, आप मेरे लिए भगवान हो, भगवान का एक प्रारूप हो जो आपने मेरी इतनी मदद की। मुझे तो मेरी बेटी के इलाज के साथ साथ आपने रोज़गार भी दे दिया। ऐसा कहकर जो डॉक्टर कामनी थी वो उस सविता की तरफ देखते हुए और उसी हॉस्पिटल के अंदर एक फ़ोटो लगा हुआ था, उस फोटो की तरफ देखते हुए वहाँ से चली जाती हैं। अब यह बात सविता नोटिस कर लेती है और उसके बाद अगले ही दिन जो सविता है वो उस हॉस्पिटल में आकर वहाँ का झाड़ू पोछा और जो भी काम पीएन का होता है उस सभी काम को करने लगती है। अब इस चीज़ को देखकर जो कामनी है वो बड़ी खुश होती और बार बार वह सविता की तरफ देखा करती और हॉस्पिटल के अंदर एक फ़ोटो लगी हुई थी उसकी तरफ देखा करती। तभी जो डॉक्टर कामनी है वह सविता के पास आती हैं और उससे कहती हैं कि ये बताओ तुम्हारी बेटियों का एडमिशन हो गया या अभी होना बाकी है। तो सविता बताती है कि अभी एडमिशन नहीं हुआ है। उसके बाद डॉक्टर कामनी उसकी बेटियों का एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन कराती हैं और उससे कहती है कि तुम अपनी बेटियों की चिंता मत करो, इनकी पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्चा होगा मैं उठाऊंगी, तुम केवल अपना काम पे ध्यान दो और इसी तरह से अपना काम करते रहो। उसके बाद सविता उससे हाथ जोड़ती है और कहती है, डॉक्टर साहिबा आप मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हो। इस बात को सुनने के बाद वो डॉक्टर कामनी है उनसे कहती है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, केवल मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ताकि तुम अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर किसी बड़ी पोस्ट पर लगा दो। और आज तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम अपनी बेटियों का साथ जब तक दोगी जब तक वो पढ़ लिख कर कहीं बड़ी पोस्ट पर नहीं लग जाएं। तो सविता कहती है कि जैसा मैडम आप बोलोगी वैसा ही होगा। आपने अगर मेरी इतनी हेल्प की है तो मैं भी अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर बड़ी बड़ी पोस्टों पर लगा दूंगी। इस बात को करने के बाद अगले दिन तीनों बेटियां स्कूल की नई ड्रेस पहनकर अपने घर से स्कूल के लिए जा रही थी। तभी जो कुमार है वो नशे में धुत अपनी बेटियों को देखता है। जो सविता थी वो उनको छोड़ने के लिए जा रही थी। भी कुमार जो नशे में धुत था वो कहता है कि क्या तुम इन्हें पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाना चाहती हो, ये कहीं स्कूल नहीं जाएंगी, इनको वापस घर ले जाओ। इसके बाद सविता कहती है कि नहीं, आज के बाद ये घर नहीं जाएंगी, ये केवल स्कूल जाएंगी और अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगी। तुम उन्हें पढ़ा लिखा नहीं सकते तो तुम उन्हें पढ़ने से भी नहीं रोक सकते। इस बात को कहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है क्योंकि तुम इनका भरण पोषण ही नहीं कर रहे, तो तुम ऐसा क्यों कह सकते हो इनके बारे में। इसके बाद जो शराब में धुत कुमार था वह अपनी पत्नी से कहता है कि अगर तुमने अपनी मनमानी करी तो मेरे घर में दोबारा रहने की ज़रूरत नहीं है। अब सविता मानो जैसे इसी बात का वेट कर रही हो, वो तुरंत अपनी बेटियों को लेकर वापस घर जाती है। वहाँ से कुछ कपड़े लत्ते अपने जो भी थे उनको अपने साथ लेती है और उसके घर को छोड़कर सदा सदा के लिए वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद वो हॉस्पिटल के पास ही एक किराए का कमरा लेती है जो तकरीबन 3000 रुपये में उसे मिल गया था और उसके बाद अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ती है और सीधी डॉक्टर साहिबा के पास पहुंच जाती है। डॉक्टर साहिबा से जाकर कहती है कि मैडम मैंने अपना घर छोड़ दिया है, मेरा पति मेरी बेटियों को स्कूल जाने नहीं दे रहा था। इस बात को सुनकर जो डॉक्टर साहिबा वो थोड़ी सी परेशान होती हैं। वो कहती है कि तुमने अपना घर छोड़ दिया लेकिन अब तुम रहोगी कहाँ। तभी सविता कहती है कि रहने की कोई चिंता नहीं है, मैंने एक रूम देख लिया है, 3000 रुपये में रूम मिल गया है और उसी के अंदर हम रह लेंगे और अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर मैं कुछ बड़ा बनते देखना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर जो डॉक्टर कामनी होती है वो भी उसे अप्रिशिएट करती है और कहती है कि ज़रूर मैं दुआ करूँगी कि तुम्हारी बेटी जल्द से जल्द पढ़ लिख कर कोई बड़ी पोस्टों पर लग जाए। अब दोस्तों इसके बाद वह सविता की तरफ देखती है और जो हॉस्पिटल में फ़ोटो लगा हुआ था उसकी तरफ देखती है। लेकिन इस बार सविता से नहीं रहा जाता। वो डॉक्टर साहिबा से पूछ लेती है कि मैडम आप बार बार मेरी तरफ देखती हो और इस फ़ोटो की तरफ देखती हो, आखिर ये फ़ोटो है किसका। तो डॉक्टर कामनी उसे बताती है कि यह फ़ोटो मेरी माँ का है और तुम फ़िलहाल जिस कंडीशन में हो उस कंडीशन से किसी टाइम पे मेरी माँ भी गुजरी थी। वो पूछती है कैसे, तो वो बताती है कि जिस तरह से तुम्हारा पति शराब पीकर तुम्हें परेशान करता है, तुझे बार बार टॉर्चर करता है, उसी तरह से मेरे पिता ने भी मेरी माँ को बार बार टॉर्चर किया था और उसके बावजूद भी मेरी माँ ने संघर्ष करते हुए हम दोनों बहनों को पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बना दिया। तो तुम्हारे अंदर मुझे मेरी माँ दिखाई देती है और इसी वजह से मैं बार बार तुम्हारे मुंह को देखती हूँ और उसके बाद अपनी माँ के फ़ोटो को देखती हूँ। इसके बाद जो सविता है वो उसी हॉस्पिटल के अंदर काम करती है। लगभग 8-10 साल हो जाते हैं उसको काम करते करते और 8-10 साल में उसकी तीनों बेटियां पढ़ लिख कर अच्छी अच्छी पोस्टों पर ज्वाइन हो जाती हैं। सबसे बड़ी बेटी नीरू डॉक्टर बन चुकी थी, उससे छोटी बेटी निशा जो कि एक नर्स बन चुकी थी और सबसे छोटी बेटी प्रीति वो एक टीचर बन चुकी थी। अब तीनों बेटियां जब अच्छी पोस्ट पर लग जाती हैं तो वह अपनी माँ के पास आती हैं, माँ को अच्छे कपड़े पहनाती हैं और उसके बाद हाथों में फूलों के गुलदस्ता लेकर उस डॉक्टर साहिबा के पास जाती हैं जिन्होंने उसकी माँ की इतनी मदद की थी।
उसके बाद वह उसके पास जाती हैं, उन्हें गुलदस्ता देती हैं और उसके बाद डॉक्टर साहिबा के पैरों में पड़ जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा आप हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर हो, हमें कामयाब करने में जितना हमारी माँ का हाथ है उससे कहीं ज़्यादा आपका हाथ है, तो हम आपको भगवान से भी बढ़कर मानते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहिबा उन्हें उठाती हैं, उठाने के बाद चुप कराती हैं और कहती हैं कि बेटी इसमें तुम्हारी मेहनत भी शामिल है, अगर तुम लोग मेहनत नहीं करते तो हम चाहे तुम्हें कितना भी कामयाब करने की कोशिश कर लें लेकिन तुम लोग कामयाब नहीं होती। उसके बाद वो तीनों लड़की डॉक्टर कामनी से कहती है कि मैडम बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। डॉक्टर कामनी उनसे कहती है कि मेरे लिए तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझसे एक वादा कर सकती हो कि ज़िंदगी में जब भी तुम्हें लगे कि इस महिला की मदद करनी चाहिए, ये ऐसे बुरे हालातों से गुजर रही है जिन हालातों से तुम्हारी माँ गुजरी थी कभी, तो उसकी मदद करने से हिचकना मत। उसके बाद वो तीनों लड़की डॉक्टर साहिबा से वादा करती है और कहती है कि हम लोग एक ट्रस्ट बनाएंगे और उस ट्रस्ट के ज़रिए जो महिलाएं अपने घर से इस तरह से दुखी है जैसे हमारी माँ हुई थी, उनकी मदद किया करेंगे। उसके बाद और भी बहुत सारी बातें होती हैं। उनकी माँ की एज भी काफ़ी हो गई थी, इधर डॉक्टर साहिबा की एज भी काफ़ी हो गई थी। तो थोड़ी देर बातें करने के बाद अब सविता अपनी तीनों बेटियों को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो पीछे से एक व्यक्ति की आवाज़ आती है। वो कहता है कि मैडम 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो। जैसे ही सविता पीछे मुड़कर देखती है तो सामने और कोई नहीं, उसी का पति था जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में उनको दिखाई देता है। वो सूखकर हड्डियों का कंकाल बन गया था, उसके मैले कुचले कपड़े थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, सर के बाल भी अच्छी गंदी हालत में उसको दिखाई देते हैं। अब उसे देखने के बाद तीनों बेटियों से और सविता से नहीं रोका जाता। उसके बाद वो लोग उसे अपने घर ले जाते हैं, घर ले जाकर नहलाते धुलाते हैं, उसके बालों को साफ़ किया जाता है। उसके पैर में भी चोट लगी थी तो एक डॉक्टर से उसके पैर का इलाज कराया जाता है। उसे खाना खिलाते हैं और खाना खिलाने के बाद जो सविता है उसके सामने खड़ी होकर उससे पूछती है कि बताओ क्या हाल है तुम्हारे। तो एकदम से जो कुमार था वो रोने लगता है और रोते हुए अपनी पत्नी के पैरों में गिर जाता है और गिड़गिड़ाता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं क्या करूं, मुझे शराब की लत लग गई, मेरे बड़े भाई के बहकावे में आकर मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या जुल्म नहीं किए। इस बात को सुनकर सविता उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से तुम ठीक ठाक रहना। इसके बाद वो बेटियां उसका इलाज करवाती हैं एक अच्छे से डॉक्टर से, ताकि उसकी जो शराब की लत है वो छूट सके। क्योंकि जब वो उन्हें मिला था तो इस हालत में था कि अगर 1-2 महीने उसको ना देखा जाए तो मानो वह मर ही जाता। अब इसके बाद दोस्तों तीनों बेटियां अच्छी तरह से कमाती हैं और अपने मम्मी पापा के लिए एक अच्छा सा घर शहर के अंदर ले लेती हैं। उसके अंदर सविता, उसका पति और तीनों बेटियां हंसी खुशी रहा करती हैं। अब जो कुमार है उसने शराब पीना भी बंद कर दिया है और वो बड़े अच्छी तरह से अपनी बेटियों का और अपनी पत्नी का ख्याल रखा करता है। ये तो वही कहावत हुई कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उस टाइम पे जिस टाइम पे इसके पास सब कुछ था, अगर उसी टाइम पे संभल जाता, सभी चीज़ को समझ के चलता, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। पर वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वैसे ही ये परिवार एक बार तो बिछड़ा और बिछड़ने के बाद दोबारा से एक हो गया और फिर से ये लोग एक साथ रहकर हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल समाज की कुछ ऐसी घटनाएं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर आप लोग उस सीख को अपने जीवन में अप्लाई करें तो अपने आप को एक बेहतर इंसान समाज के अंदर घोषित कर सकते हो। जैसे कि इस कहानी से आप सीख सकते हो कि कुमार ने जो किया, लड़का होना लड़की होना इंसान के बस में नहीं है। लड़का लड़की तो भगवान भेजता है, इंसान तो केवल उस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वो इस प्रक्रिया में जुड़कर उसे आगे बढ़ाता है। अगर कुमार उसी समय समझ जाता तो उसकी बेटियां हो सकता है शायद इससे भी अच्छी पोस्टों पर होती, क्योंकि बेटियों को हम काबिल ही कहेंगे जो उन्होंने इतना दुख सहते हुए भी इतनी अच्छी पोजीशनों को हासिल किया। नॉर्मल घरों के बच्चे ये सब कुछ हासिल नहीं कर पाते। तो ये थी आज की कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।